लोग, वेलकम टू द एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है निखिल जैन और मैं आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिलेबस डिस्कशन पर रहेगा। सिलेबस क्या है एंशिएंट और मेडिवल का, ठीक। इसका वेटेज कितना है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, ठीक है। और कहाँ कहाँ आपको ये सब्जेक्ट यूज़ में आएगा, मतलब इस सब्जेक्ट से आप कहाँ कहाँ मदद ले सकते हो। सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, इस सब्जेक्ट में आप देखोगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको अदर स्ट्रीम्स में भी मदद करेगा। सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको हिस्ट्री काफ़ी ज़रूरी है, ठीक। तो इन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, प्रॉपर सिलेबस को, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस में हम सबसे पहले देखेंगे वेटेज। वेटेज क्या है, जो हिस्ट्री आप पढ़ने वाले हो, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों का देख लेते हैं हम वेटेज, ठीक। मेंस में कितना है और प्रीलिम्स में कितना है। तो अब भाई अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे, प्रीवियस ईयर के अगर आप प्रीलिम्स के पेपर उठाओगे, तो आप ये देखोगे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री प्रॉपर के आपको 10 से 15 क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल मिलेंगे। अब ये वेरी करता है, ठीक। किसी साल आपको किसी साल आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप देखोगे किसी ईयर में आपको 15 से 18 क्वेश्चन तक आए हैं। मतलब क्वेश्चंस वेरी करते हैं प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो, ठीक। अब प्रीलिम्स में हम सेग्रीगेट ज़्यादा नहीं करते हैं एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न को। वो इसलिए क्योंकि अगर 7-8 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फिर वो आपका वो हो जाता है लक के ऊपर कि किस टॉपिक से एग्जामिनर आपको उठा के दे रहा है, ठीक। अब इसमें आपका एमपी हिस्ट्री भी कवर हो जा रही है और इन जनरल इंडियन हिस्ट्री भी कवर हो जा रही है, ठीक। बट अगर आप ट्रेंड की बात करो कुछ समय पहले तक का, तो वो ट्रेंड ये था कि एंशिएंट से आपको, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, मेडाइवल हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है एग्जाम का पैटर्न में, अगर आगे जो आने वाला पैटर्न चल रहा है अभी कुछ टाइम से, तो 6-7-8 क्वेश्चन के आसपास ही आ रहे हैं हिस्ट्री से। तो ऐसे में एंशिएंट से 2-3 क्वेश्चन, मेडिवल से 1-2 क्वेश्चन और मॉडर्न से 4-5 क्वेश्चन, ये ट्रेंड है, ठीक है। ये तो बात होगी प्रीलिम्स की। बट आप ये समझो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव 500, एक एवरेज ले लो 10 क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री, मतलब 10% वेटेज हो गया आपका हिस्ट्री का डायरेक्टली, ठीक। बट जो पेपर है आप देखोगे जिस तरीके से आ रहा है, आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे प्रॉपर हिस्ट्री से भी, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी, ठीक है। अभी देखेंगे आगे जब हम अपने प्रॉपर डिस्कशंस करेंगे क्लासेस का, तो मैं आपको बताऊंगा ये जो पॉइंट है और क्लियर करूंगा कि रिलेट क्या हो रही है चीज़ें, ठीक। पर डायरेक्ट तो आप देख लो 10% के अराउंड प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हिस्ट्री से, ठीक। 10% भी कम वेटेज नहीं है। अब चलो ये तो हो गया प्रीलिम्स को लेके। अब अगर मेंस की बात की जाए, मेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देखो बच्चों, मेंस का जो स्ट्रक्चर है आपका क्वेश्चंस का, मेंस में आप हिस्ट्री को, मेंस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री मिलेगी, जीएस पेपर 1। इन जनरल जीएस पेपर 1 300 मार्क्स, 300 मार्क्स 3 आवर्स, ठीक। उसमें प्रॉपर जो आप हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, जो हमको पढ़ना है क्या, एंशिएंट और मेडिवल। अभी एंशिएंट और मेडिवल वो पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए और बी में देखेंगे हम इसको, ठीक। ये रहेगा 30 मार्क्स एंशिएंट, और मेडिवल 30 मार्क्स, ठीक है। अब इसको भी आगे देखते हैं हम। 30 मार्क्स में से जो 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 3 आएंगे, 3 क्वेश्चंस, ठीक। 5 मार्कर 2 क्वेश्चन, और 11 मार्कर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 11 मार्कर 1 क्वेश्चन। सेम पैटर्न आपका मेडिवल में आएगा। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पे आपको एंशिएंट दी गई है अप टू 10th सेंचुरी तक, ठीक। जो सिलेबस आपका एमपीएससी ने डिसाइड किया है वो 10th सेंचुरी तक एक पार्ट दिया है, फिर 10th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक एक अलग पार्ट दिया है, और फिर 18 से आपकी मॉडर्न बोला है उन्होंने, ठीक। तो 60 मार्क्स तो डायरेक्ट हो गया आपका एंशिएंट और मेडिवल से यहाँ पर,
और ये सेम पैटर्न, मतलब कि 6 क्वेश्चन एंशियंट और 6 क्वेश्चन मेडिवल। आपको टोटल 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं एंशियंट और मेडिवल का, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट वेटेज है। ओके, अब ये तो हो गया डायरेक्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप ये देखोगे इनडायरेक्टली जो ये नॉलेज पढ़ेंगे हम, किसका, एंशियंट हिस्ट्री का और मेडिवल का, इनडायरेक्टली इस नॉलेज को ना आप काफ़ी जगह यूज़ कर पाओगे। इसको आप आपके जो ऐसे राइटिंग होती हिंदी में, वहाँ इसको यूज़ कर पाओगे आप। आपको अगर इंडियन सोसाइटी को समझना है तो इंडियन हिस्ट्री का पता होना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री अगर आपको क्लियर है तो आप इंडियन सोसाइटी अच्छे समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। इवन पॉलिटी, हम यहाँ देखेंगे कि पॉलिटी में जो लॉज आप पढ़ते हो आज, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आज, वो कहाँ से आया। जो आज हम एक सिस्टम पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम आप ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो आप पॉलिटी का। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी यूजुअली जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं वो एक सिस्टम ही तो है। वो सिस्टम ऐसा नहीं है कि अचानक से आया है, वो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उसकी शुरुआत एंशियंट हिस्ट्री से हम देखेंगे। हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, मेडिवल हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक। और उसको फिर आप रिलेट करना पॉलिटी से, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। सेम थिंग अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी में भी आप देखना, मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री में हम इकोनॉमिक सिस्टम भी देखेंगे उस टाइम का। उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कंपेयर करेंगे आज के टाइम से, ठीक है। पैरेलली चलेंगे ये सारी चीज़ें ताकि आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएं। ओके, नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हिस्ट्री का आता है, वो आता है कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ आवर सोसाइटी सेम। आज की सोसाइटी को अगर आपको समझना है तो आपको बैक टू टाइम, ओरिजिन देखना पड़ेगा कहाँ से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कल्चरल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो जितनी भी चीज़ें जो आप इंडिया के लिए प्राउडली बोलते हो, जिन चीज़ों पे आप गर्व करते हो, जिन चीज़ों पे आप इंडियन होने पर गर्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी कल्चर से जुड़ी हैं। और वो कल्चर को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंशिएंट और मेडिवल में। ओके, आप देखोगे कि इंडियन कल्चर कितना ग्रेट रहा है। हमारे कल्चरल अचीवमेंट, हमारे टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम कितने एडवांस रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये चीज़ें यूनिक है, ये सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें, जो अभी हम आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एज अ सोसाइटी आपको अगर समझना है तो हिस्ट्री अगर आपको समझ आ रही है तो आप सोसाइटी को अच्छे से समझ पाओगे। सोसाइटी की जो रूट्स है, ओरिजिन है, उसको आप समझ पाओगे। हमारा जो कल्चर है उसको आप समझ पाओगे अगर हिस्ट्री समझ रहे हो। तो मेरी कोशिश भी यही रहेगी आपको कि शुरू से चीज़ें शुरू करना, आपको स्टार्टिंग से आपको चीज़ें समझाना, हर चीज़ की ओरिजिन से लेके जो अभी तक की जो स्थिति है एट प्रेजेंट, वहाँ तक आपको लेकर आना, ताकि आपको कोई डाउट ही ना बचे। सब चीज़ें एकदम पानी की जैसे क्लियर होती जाएं। हिस्ट्री है वो पानी की तरह बहे आपकी, एकदम बिना किसी रुकावट के, फ्लो जो एक नदी बहती है ना एकदम प्रॉपर फ्लो में, वैसी कोशिश रहेगी आपको हिस्ट्री पढ़ाने की, ठीक है। इस बीच अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आपके लिए पूरे टाइम अवेलेबल, ठीक है। ये तो हो गया इन जनरल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं सिलेबस पर। पेपर में मार्क्स इस तरीके से डिसाइडेड है, ये हमने पढ़ा। अब भाई प्रॉपर सिलेबस क्या है एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में ये देखो, सिलेबस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन डेफिनेटली। तो इससे शुरुआत करेंगे। बच्चों क्या है, ये सिविलाइजेशन के बारे में आपको और क्लियर जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडस वैली के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। इंडस वैली को हिंदी में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये महान चीजें ऐसी क्या है इसमें जो इसको महान बनाती हैं। ये सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। हम इंडियंस फ्रॉम द टाइम्स ऑफ प्री हिस्ट्री, ये प्री हिस्टोरिक टाइम है, प्री हिस्टोरिक टाइम है, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री हिस्ट्री हम सबसे एडवांस्ड पीपल रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ प्री हिस्ट्री। वो तो क्या है एक्चुअली, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वी लॉस्ट अवर प्लेस, वरना नॉट ब्रिटिशर्स, और थोड़ा सा और पीछे आ जाओ आप तो 10th 11th सेंचुरी तक तो वी वर दी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड। फिर बीच में हमारी ट्रेन छूट गई और हम काफ़ी पीछे हो गए।
तो अभी भी क्या है, हम डेवलपिंग नेशन है। बट अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाते हो, एंशियंट टाइम की बात करते हो, तो वी वर द मोस्ट डेवलप्ड। क्यों? विल सी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके तो यूनिक फीचर है जिनके बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसको और सिविलाइजेशन से काफी अलग कर देती है, जो इसको सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बनाती है। पहला क्या था? पहला था अब वेरी एडवांस लेवल टाउन प्लानिंग एंड ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। एक यूनिक फीचर इसका, जो उस टाइम पर आपको किसी भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, ग्रीस, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, कोई भी सिविलाइजेशन में आपको देखने नहीं मिलेगा। ये क्या? ट्रिमेंडस यूनिफॉर्मिटी इन टाउन प्लानिंग। और सेकंड क्या? अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 2500 BC, मतलब आज से 4500 साल पहले, we have underground drainage system. This is what makes this civilization very advanced civilization. Underground drainage with manholes. With manholes. मतलब अंडरग्राउंड नालियां थी प्रॉपर गंदा पानी ड्रेन करने के लिए, बीच बीच में गटर के ढक्कन भी थे जो साफ किए जाते थे लोगों द्वारा। मतलब सैनिटेशन पर कितना ध्यान दिया जाता था। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत फ्रॉम द टाइम्स ऑफ 2500 BC स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों। नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है जब, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा, इसी से कंटिन्यूएशन में आएगा। हम ट्रांजिशन भी देखो, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का भी जो ट्रांजिशन रहेगा ना बच्चों, वो भी मैं आपको काफी स्मूथली बताऊंगा कि कैसे हुआ। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि इंडस वैली से हम अचानक से वैदिक पर आ गए। इंडस वैली पर वैदिक से कैसे, इंडस सिविलाइजेशन से वैदिक पे कैसे आए, ये भी हम पढ़ेंगे क्या हो रहा है। पूरी टाइमलाइन जो रहेगी हमारी टाइमलाइन हम स्टार्ट करेंगे 4500 BC। 4500 BC मतलब कि प्री हड़प्पन टाइम। प्री हड़प्पन टाइम 4500 BC से हम 18th सेंचुरी AD तक आएंगे। 18th सेंचुरी तक एडी तक आने वाले हैं, और एक फ्लो में आने वाले हैं। जो हमारी ट्रेन यहां से स्टार्ट होगी ना, तो स्टेशन वाइज स्टेशन आप देखोगे एक फ्लो में ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम लाइन में कोई गैप मिलेगा। ठीक है, कोशिश तो यही रहेगी कि आपको ये सारे जो टाइम लाइन है क्लियरली अच्छे से समझा सकें और चीज़ों को कनेक्ट करा जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो हम आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में। जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जो इंडियन हिस्ट्री थी वो यहीं से स्टार्ट होती थी, वैदिक सिविलाइजेशन से। वैदिक सिविलाइजेशन मतलब कि आर्यंस जब इंडिया में एंटर करे, आर्यंस इंडिया में एंटर करे थे 1500 BC में। और इंडियन हिस्ट्री का ओरिजिन, इंडियन इतिहास का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओरिजिन लोग यहीं से लेते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री लोग यहीं से पढ़ते थे, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आएगा फिर हमारा प्रॉपर वैदिक सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्यंस कौन थे, कहां से आए थे, भारत में कैसे आकर बसे, उनका रूट क्या था। ठीक है, फिर आर्यंस ने कैसे इंडिया को कंट्रीब्यूट करा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्यंस ही थे जिन्होंने वैदिक रिलीजन की शुरुआत करी इंडिया में। वैदिक रिलीजन मतलब कि जो वेद से निकला हो। वेद कौन से? 4 ग्रेट महान वेद जो इंडिया के हैं, जो हमारे रूट है ब्रह्मनिज्म का, हिंदुइज्म का जो रूट है, जो हमारा रिलीजन है, मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन। मेजॉरिटी रिलीजन क्या है इंडिया का? जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म। तो यहां पर हम हिंदुइज्म का ओरिजिन पढ़ेंगे वैदिक रिलीजन में। वैदिक रिलीजन से ही हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ है। आज भी हम जो वेद की बात करते हैं वो हम यहां पर देखेंगे काफी डिटेल में। वेद 4 वेद, ऋग्वेद 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वणा वेद। इनको देखेंगे कि ये है क्या और इनमें हमको क्या क्या देखने मिलेगा। इसके अलावा हम वेदास के साथ हम जो वैदिक लिटरेचर है, सिर्फ वेदा भी खत्म नहीं होती है वैदिक लिटरेचर। इन वेद के अलावा हम ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तभी हमारा इनका वेद का नॉलेज कंप्लीट होता है, वैदिक लिटरेचर का। ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, और वेद को समझने के लिए कुछ उपंगास है वो पढ़ेंगे, वेदांगास, वेद के अंग, वो भी देखेंगे हम, जैसे कि ग्रामर, निरुक्त्या, इस टाइप से। ठीक है,
कल्पा, ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। अब इसको समझने के साथ ही फिर हम आएंगे वैदिक सोसाइटी पर। हम वर्ण सिस्टम, जो हमारा आज का वर्ण सिस्टम आप देखते हो, वर्ण सिस्टम में जैसे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जैसे कि क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब भी हम वैदिक और लेटर वैदिक एज में देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको जो हिस्ट्री रहेगी, जो सोसाइटी रहेगी इस टाइम की, या जो हिस्ट्री इन जनरल, ये जो हिस्ट्री रहेगी अब आपकी इंडस वैली से, जो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसको मैं 4 डायमेंशन में पढ़ाऊंगा आपको। 4 डायमेंशन कौन कौन से, देखो, पहली तो हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। यूजुअली क्या होता है बच्चों, जब भी हिस्ट्री की बात आती है ना, तो मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को लगता है हिस्ट्री मतलब सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री। उनको लगता है हिस्ट्री मतलब किसने किससे लड़ लिया और कौन कहां पे जीत गया, इतना ही है हिस्ट्री। इस राजा ने इससे लड़ लिया और इसको हरा दिया, बस सिर्फ इतनी है हिस्ट्री। बल्कि ऐसा नहीं है, काफी लोगों को ये मिसनोमर है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है कि बस जो बैटल्स हुए हैं वो देख लो कि बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुआ था, बात खत्म, कहां पे हुआ था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। अकबर कौन था, बस खत्म हिस्ट्री। हर्षा कौन थे या मौर्य कौन थे, अशोक कौन थे, बस अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, कलिंगा वॉर, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि ऐसा नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पे ही खत्म नहीं होती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, हिस्ट्री इससे कहीं ज्यादा है। तो यहां पर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, इसका एक और पार्ट है इकोनॉमिक हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम यही जो मैंने अभी आपको बताया, राजा महाराजा, उनके कनकेस्ट, उनका किंगडम कहां से कहां तक फैला, ये सब पढ़ेंगे। वो कैसे चीजों को मैनेज करते थे, मतलब एक तो उनका राज्य कहां से कहां तक फैला था, बाउंड्री, बाउंड्री से रिलेटेड उनका किंगडम कैसा था, ये सब। उसके अलावा उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर सिस्टम था, जो आज की पॉलिटी, उससे हम रिलेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। जो आज आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आप कहाँ सिलेक्ट होगे निकालने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाओगे ना। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन आया है आपका, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बना है, अब इवॉल्व हुआ है विद इन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, ये इवॉल्व होता हुआ आया है और आज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको मिला है। तो उस स्ट्रक्चर को हम रिलेट करेंगे एंशिएंट टाइम से, मेडिवल टाइम से, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फिर आएंगे हम इकोनॉमिक हिस्ट्री पर। सेम इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे उस टाइम के रेवेन्यू सिस्टम में, उस टाइम के टैक्सेशन सिस्टम को, उस टाइम की इकोनॉमी को। जिस भी टाइम को हम पढ़ेंगे, यहाँ से जो आगे हमारा सिलेबस है, उसमें जिस भी एरा को हम, जिस भी टाइम को, जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि उनका रेवेन्यू का सोर्स क्या था। बच्चों एक बात याद रखना, किसी भी किंगडम को सरवाइव करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सबसे जरूरी क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखोगे अगर यहां पर दिक्कत आई है, इकोनॉमिक सिस्टम जब जब कोलैप्स हुआ है, ये इकोनॉमिक सिस्टम जब जब कोलैप्स हुआ है, जब जब यहां दिक्कत आई है, अरे बड़े बड़े एम्पायर तबाह हो गए। आप देखोगे मुगल्स सॉरी, ठीक है, मुगल्स भी बाद में आएंगे। आप यहां देखो मौर्यस का डिक्लाइन हो गया, द माइटी मौर्यन एम्पायर, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हुआ, डिक्लाइन। द माइटी गुप्तास, इकोनॉमिक सिस्टम डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन, एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। तो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी एम्पायर को सर्वाइव करना है। मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहां पर भी हम देखेंगे रेवेन्यू सोर्सेस क्या थे उनके, ठीक है, उनका जो ट्रेड कैसे करते थे, वो रेवेन्यू इनकम का सोर्स क्या था, ट्रेड कैसे करते थे वो, ट्रेड एंड कॉमर्स, टैक्सेशन सिस्टम क्या था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री में। ठीक, इसके बाद क्या, ये तो हो गया पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री। एक मिनट, तो देखो पहला क्या होगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक, सेकंड इकोनॉमिक, इस तरीके से हम डिवाइड करने वाले हैं। थर्ड कल्चरल, कल्चरल हिस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल हिस्ट्री। यहां पर अब हम प्रॉपर कल्चर को देखेंगे और मोर सो ऑफ एंशिएंट कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंशिएंट कल्चर। काफी डिटेल में हम देखने वाले हैं कल्चर को, क्या था कल्चर उस टाइम का। हर एरा में, हर टाइम लाइन में आपको अलग कल्चर मिलेगा। उस कल्चर के जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हड़प्पा की अगर आप बात करो, तो हड़प्पन टाइम पे हड़प्पन सील्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल सील्स, हरप्पन सील्स, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है, हरप्पन पॉटरी, इस टाइप से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। मौर्यास में मौर्यन इंस्क्रिप्शन, अशोकन पिलर, ठीक है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स, ये सब चीज़ें इस टाइप से हम देखने वाले हैं। बुद्धिस्ट आर्ट, जैनिज्म की आर्ट, ये सब चीज़ें हम कल्चरल हिस्ट्री में देखेंगे। मतलब यहाँ पर आर्ट, आर्ट, आर्किटेक्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी को शेप करने में। जो आज हम सोसाइटी देख रहे हैं ना, वहां पर ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर ने। आगे बताऊंगा, जब प्रॉपर हम टॉपिक को हैंडल करेंगे ना, तब ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो और दिस इज व्हाट दैट मेक्स इंडिया अ वेरी यूनिक कंट्री। हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर पूरे वर्ल्ड में आपको ये यूनिक मिलेगा। ऐसा आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर में जो डेवलपमेंट हमारा एंशिएंट टाइम में था, वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया अ वेरी यूनिक कंट्री, अ वेरी ग्रेट कंट्री। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर फोर्थ पार्ट ये आएगा सोसाइटी, अनदर इंपॉर्टेंट सोसाइटी, ठीक। सोसाइटी, सोसाइटी और सोशल हिस्ट्री, यहां पर हम देखेंगे ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ अवर सोसाइटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, हमारी सोशल प्रैक्टिसेस को। अरे इन जनरल हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए, क्या? पीसफुल लिविंग, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो है इंडिया, इंडियन वे ऑफ लिविंग। किसी से झगड़ा नहीं करना, आगे से किसी से लड़ाई नहीं करना। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी देखो क्या बोलती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम चाहते हैं वर्ल्ड पीस। हम कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लेते किसी के लिए कि भाई मतलब किसी के मैटर में टांग नहीं अड़ाते। जैसे अभी आप देखोगे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अब इसमें इंडिया पे बहुत प्रेशर है, इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है वेस्ट के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज मीन्स अमेरिका, यूरोप, ये हमको प्रेशर बना रहे हैं कि आप रशिया पे प्रेशर बनाओ कि यूक्रेन पे हमला रोक दे। अब इंडिया का कहना सिर्फ यही है कि वी कंडेम एनी टाइप ऑफ वायलेंस, बट ऑल्सो वी डोंट से इन एनीबॉडीज अफेयर, किसी के मामले हम टांग भी नहीं अड़ाते। क्योंकि वेस्ट और आप ये देखो अमेरिका का ये रहा है कि उनके घर में अगर दिक्कत आती है देन इट इज अ ग्लोबल मैटर, पर अगर कहीं और दिक्कत आ रही है तो उनको कोई मतलब नहीं। दे वर द क्रिएटर ऑफ द प्रॉब्लम। इंडिया को ये चीज बहुत अच्छे से पता है। द प्रॉब्लम्स in this entire world are created by two countries only, America and England, the Great Britain. Now they are crying about human rights and all this. कहने की बात यह है कि जो हमारा एटीट्यूड है इन जनरल कि हम मैटर में किसी के बोलते भी नहीं है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल लिविंग, ये वाला भी चीज़ है, इसका ओरिजिन हम देखेंगे यहाँ सोसाइटी में, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, ठीक। ये सब चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में जब हम सोसाइटी पढ़ेंगे हर एरा की, उसमें देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि कैसे सोसाइटी में चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई। पहले जो सोशल सिस्टम था और आज के सोशल सिस्टम जो है हमारा, पहले की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में जो अंतर है वो भी देखेंगे। जो सोसाइटी हड़प्पा के टाइम थी उससे हम आगे बढ़ेंगे और मौर्यास में आएंगे, तो मौर्यास के टाइम की सोसाइटी, उसके बाद गुप्तास के टाइम की सोसाइटी, पोस्ट गुप्ता, फिर मेडिवल। तो इन सोसाइटीज को हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कल्चर कैसे चेंज हो रहा है। और सोसाइटी इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू कल्चर, बच्चों ये याद रखना। जो सोशल वैल्यूज हैं वो कल्चर से कनेक्टेड हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी सोसाइटी को समझना है, आप उसका कल्चर देख लो। आपको ना उसकी पॉलिटी देखने की जरूरत है, फिर ना उसकी इकोनॉमी, कुछ भी नहीं। अगर आप किसी भी सोसाइटी का कल्चर समझ लोगे, किसी भी सोसाइटी का आप कल्चर स्टडी कर लोगे, तो आपको वो सोसाइटी समझ में आ जाएगी। तो कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आप उसके पॉलिटिकल सिस्टम से को, उसके इकोनॉमिक सिस्टम को, उसके सोशल सिस्टम को, हर चीज को आप समझ सकते हो अगर आप कल्चर को स्टडी कर लो। इसलिए ये वाले पार्ट पे हमारा काफी जोर रहेगा क्लासेस में, कल्चरल पार्ट पे, ठीक है। तो ये तो हो गया किस तरीके से हमको सिलेबस को अप्रोच करना है। अब प्रॉपर सिलेबस देखो आप, तो वैदिक और लेटर वैदिक एज को भी हम इसी तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद लेटर वैदिक एज खत्म होती है। क्या था, इन एजेस को ना हम मेटल एजेस भी बोल सकते हैं। शुरू में क्या बोल सकते हैं, मेटल एजेस। बताऊंगा मतलब कौन सा मेटल यूज हो रहा है।
कौन सा मेटल उस समय सबसे ज्यादा यूज में था, उसके नाम पे एजिस रख दी। इंडस वैली के टाइम पे ब्रॉन्ज मेटल यूज में था, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज अलॉय, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको काफी मिलेंगे यूज में। तो ये ब्रॉन्ज एज हो गई। अब ब्रॉन्ज एज से हम आते हैं कहां पर, वैदिक एज भी आपकी चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, तो वैदिक एज भी आपकी कुछ कुछ ब्रॉन्ज एज में ही आएगी, ठीक है। बट जो लेटर वैदिक पार्ट आएगा आपका, लेटर वैदिक पार्ट जो आ जाएगा वो आयरन एज में आ जाएगा। जो लेटर वैदिक पार्ट शुरू होता है 1000 बीसी से, वो विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन शुरू होता है, तो ये आयरन एज में आएगा, आयरन, ठीक, आयरन एज। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे अराउंड 6th सेंचुरी बीसी। कहां पर, 6th सेंचुरी बीसी, अराउंड 6th सेंचुरी बीसी हम देखेंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेट इंटेलेक्चुअल करंट बहा है। एक इंटेलेक्चुअल करंट निकला, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट, इंटेलेक्चुअल थॉट निकले, और वो पूरे वर्ल्ड में आपको इंटेलेक्चुअल थॉट देखने मिलेंगे। और पूरे वर्ल्ड में उस समय आपको बहुत सारी जगह अलग अलग रिलीजन का इमरजेंस मिलेगा। तो इंडिया में भी क्या हुआ, अराउंड 6th सेंचुरी बीसी टू ग्रेट रिलीजन इमर्ज्ड, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो उनके बारे में पढ़ेंगे अब हम कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनका हमारी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका हमारे कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे हम, और देखेंगे कि आज का जो हमारा वे ऑफ लिविंग है उसको ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, द टू ग्रेट रिलीजन, ठीक। तो यहां पर हम हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म। नाउ नेक्स्ट वी विल डू मौर्यास। तो नेक्स्ट आएगा मौर्यास हमारा। मौर्यास में क्या, सेम मौर्यास में भी हमारे यही रहेगा कि अब अराउंड 6th सेंचुरी बीसी ये सारी बातें हो रही है, बुद्धिज्म जैनिज्म मिले, और 6th सेंचुरी बीसी में ही, 6th सेंचुरी बीसी में ही आप देखोगे कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। एक मिनट, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ 6th सेंचुरी बीसी में, और हमको अलग अलग महाजनपद मिली। महाजनपद में से 16 बड़ी बड़ी महाजनपद हमको मिलती हैं, उसमें से सबसे पावरफुल है मौर्यास। अब सेम इनकी भी हम हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो 4 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। नाउ आफ्टर मौर्यास वी विल सी पोस्ट मौर्यास। तो आप अब यहां से एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, आप यहां पर देखोगे अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दो चीजों में बातें स्टार्ट हो जाएंगी अब। तो ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री इज द कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मौर्यस के टाइम पर आप देखोगे पावर सेंट्रलाइज होने लगेगी, मौर्यन स्टेट हाईली सेंट्रलाइज स्टेट। फिर मौर्यन स्टेट का डिक्लाइन होगा, पोस्ट मौर्यस में हम एंटर करेंगे। अब पोस्ट मौर्यस में आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग किंगडम बन जाएंगे, फॉरेन रेसेस इंडिया में आ जाएंगी, तो फॉरेन रेसेस और इंडियन रेसेस दोनों मिलकर इंडिया पे रूल करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम साउथ में एंटर करेंगे और संगमेश साउथ इंडिया में आएंगे, पोस्ट मौर्यस के बाद संगमेश साउथ इंडिया, 2nd सेंचुरी बीसी टू या 3rd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी एडी, ये वाली टाइमलाइन रहेगी हमारी संगमेश की, और यही वाली टाइमलाइन है पोस्ट मौर्यस की। तो ये दो अलग अलग चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक। संगमेश में हम साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, एंशिएंट साउथ इंडियन हिस्ट्री। फिर इसके बाद वापस हम नॉर्थ पे आएंगे और गुप्तास को पढ़ेंगे। तो अराउंड 3rd सेंचुरी एडी, 3rd सेंचुरी एडी से हम गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। फिर यही होगा, गुप्तास के टाइम पर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, फिर से एक माइटी एम्पायर खड़ा होगा जो काफी बड़े पार्ट, इंडिया के काफी बड़े पार्ट पे रूल करेंगे गुप्तास। फिर क्या होगा, गुप्तास एम्पायर का डिक्लाइन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, और पोस्ट गुप्तास हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक। इसमें हम हर्षा और वेस्टर्न चालुक्य, ओके, इस टाइप से, और पल्लवास, मेजर, ये 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ देन वी विल मूव ऑन टू मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी आपकी कहाँ से, आफ्टर द फॉल ऑफ हर्षा,
आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा वी विल स्टार्ट अवर मेडिवल हिस्ट्री। मतलब अराउंड 700 एडी, 700 एडी से हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी। और वो भी कौन सी, अर्ली मेडिवल। और ये 1200 एडी तक, दिल्ली सल्तनत के शुरू होने के पहले तक ये हमारी अर्ली मेडिवल चलेगी। उस अर्ली मेडिवल में हम कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी में हम छोला डायनेस्टी, द न्यू छोला डायनेस्टी। आज एक मूवी रिलीज हुई है पोन्नाई सैलिवन। पोन्नाई सैलिवन भी किस पर है, छोला डायनेस्टी पर ही है। छोला डायनेस्टी में भी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर राजा राजा छोला, राजा राजा छोला के ऊपर है ये पोन्नाई सैलिवन। तो वो वाला वही जो एम्पायर है, छोला एम्पायर, वो भी हम यहाँ देखेंगे। द माइटी छोला एम्पायर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन एंटायर इंडियन हिस्ट्री, द ग्रेट छोला डायनेस्टी। ओके, फिर अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम देखेंगे हाउ इस्लाम एंटर्ड इंडिया, ठीक है। देन इसके कुछ सेलिएंट फीचर पढ़ने के बाद हम फिर प्रॉपर दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग क्या कहते हैं डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम, जिन्होंने दिल्ली पर रूल करा, ठीक। ओके, फिर क्या, ये सब अब प्रॉपर जब हम चैप्टर को डील करेंगे ना, तब उन चैप्टर को हम प्रॉपरली इसको एड्रेस करेंगे कि स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी, सैयद, लोधी, ठीक, ये सब हम प्रॉपर जब डायनेस्टीज को डील करेंगे ना तब देखेंगे। 5 डायनेस्टी थी, स्लेव, खिलजी, ठीक है, तुगलक, सैयद, लोधी, 5 डायनेस्टीज। काफी डिटेल में हम तब देखेंगे यहाँ पर। और वही 4 पार्ट, 4 अलग अलग डायमेंशंस में ही देखने वाले हैं इनको, जहां तक क्या कहते हैं पॉसिबल होगा या जितना जरूरी होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन 4 डायमेंशंस में ही हम टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ रीजनल किंगडम्स हैं, दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट होगी और कुछ रीजनल किंगडम आएंगे, या दिल्ली सल्तनत के साथ साथ कुछ रीजनल किंगडम भी चलेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है ना कि कोई भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से रूल नहीं कर पाया है, ठीक है। तो रीजनल किंगडम भी आपको मिलेंगे, सेंटर में दिल्ली सल्तनत और इसी के साथ रीजनल किंगडम। फिर द ग्रेट विजयनगर एम्पायर, द ग्रेट विजयनगर एम्पायर, तेनालीरामा का आपने नाम सुना होगा, तेनालीरामा, द ग्रेट कृष्णदेवराय, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अरे हम्पी टेम्पल, 50 रुपए के नोट के पीछे जो आपका टेम्पल बना हुआ है, रथ बना है, हम्पी टेम्पल बिलोंग्स टू द ग्रेट विजयनगर एम्पायर, ओके, वो देखेंगे हम। फिर बहामनी एम्पायर, उसके कंटेम्पररी साथ ही साथ चला है बहामनी एम्पायर, कर्नाटक वाले रीजन को जिसने रूल करा है, ठीक, वो देखेंगे। फिर मुगल्स और मराठास, मुगल्स और मराठास पे हमारी मेडिवल खत्म हो जाएगी और मॉडर्न स्टार्ट होती है विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो इतना सिलेबस हमको मराठास तक, शिवाजी महाराज और ये इसके बाद संभाजी और आपके बालाजी, ये जो पेशवास हैं, पेशवास तक हमको देखना है मराठास में। पेशवास के बाद हम मॉडर्न में एंटर करेंगे विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, ठीक है। अब आप देखना बीच बीच में हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच ये रहेगी कि इसमें ना हम जब हम प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे तो इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ना स्लाइड्स इस तरीके से बना के दूं और सिलेबस इस तरीके से डिस्कस करूं आपका, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जिस तरीके से आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीलिम्स में जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस ओरिएंटेशन में आपको पढ़ाऊं मैं, कोशिश ये रहेगी, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन रैंडम रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वही दूंगा मैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और आप स्लाइड्स भी और जो क्या कहते हैं सिलेबस डिस्कशन है, जो टॉपिक डिस्कशन है, वो भी आप देखोगे इसी तरीके से रहेगा कि आपको आंसर लिखने में आसानी हो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वो कंटेंट लिख सको आंसर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस डिस्कशन, ओके बच्चों। नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास।